हेलो नमस्ते, मैं हूं आम्रपाली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वाइज एडवाइस। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है एंजाइटी कंट्रोल। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहती हूं कि अभी वीडियो देखते हुए आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आपकी मेंटल कंडीशन अभी ठीक है, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे लिखकर बताइए कि आई एम ओके या मैं ठीक हूँ। और अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो भी आप कमेंट्स में मुझे कारण बता सकते हैं कि क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है, आपको बॉदर कर रही है। और अगर कमेंट्स में पब्लिकली आप अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझे मेल कर बता सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम का क्या कारण है। ये चीज़ मैं इसलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि हो सकता है कि जिस प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हैं सिमिलर तरह की प्रॉब्लम मेरी लाइफ में भी मैंने डील की हो। और अगर मैंने इस तरह की कोई प्रॉब्लम अपने आसपास किसी के साथ होते हुए देखी है या ऑब्जर्व की है या खुद के साथ देखी है तो हो सकता है कि आपको मैं कोई सोल्यूशन दे दूं। और अगर सोल्यूशन नहीं भी मिलेगा ना तो एक चीज़ मैं आपको अश्योर करती हूँ कि अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करने से या शेयर करने से 50% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर कंडीशंस में एंजाइटी या पैनिक का कारण यही होता है कि हम अपने अंदर दबा के रखते हैं जो भी चीज़ हमें परेशान कर रही होती है। मैं जानती हूँ कि मैं कोई सॉल्यूशन क्वीन तो हूँ नहीं कि मेरे पास हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल ही जाएगा, लेकिन अगर सॉल्यूशन नहीं भी मिलता है तो आपको एक फ़ायदा होगा मुझे बताने का कि मैं आपके लिए कम्प्लीटली स्ट्रेंजर हूँ, मैं आपको जज नहीं करूँगी आपकी प्रॉब्लम पे। और दूसरा फ़ायदा कि मैं आपकी प्रॉब्लम को किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करूँगी, तो आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम शेयर भी हो जाएगी और हो सकता है कि मेरे पास कोई सॉल्यूशन भी आपको अपनी प्रॉब्लम का मिल जाए। मैं आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए कह रही हूँ या फिर आप मुझे मेल करके भी अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे घर में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है मेरे ऊपर। तो अगर आप कॉल्स करेंगे तो हो सकता है कि मैं आपके कॉल्स अटेंड ना कर पाऊँ, लेकिन हाँ मैं आपको अश्योर करती हूँ कि अगर आप मुझे मेल करेंगे या कमेंट करेंगे वीडियो के नीचे तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको एंजाइटी कंट्रोल करने के सॉल्यूशंस बता रही हूँ और इसके क्या कारण होते हैं या एंजाइटी क्या होती है या इसमें आपको कैसा फील होता है, ये सब पे मैं शुरुआत में डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं करूँगी। ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी हैं या आप रिलेट करना चाहते हैं अपनी कंडीशन को मेरी कंडीशन से कि जो मेरे सिम्टम्स थे क्या वैसे ही सिम्टम्स आपको भी रहे हैं, तो ये जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखिए। क्योंकि मैं जानती हूँ कि एंजाइटी के बारे में ज़्यादा बात करने में भी लोगों को एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। सॉल्यूशन नंबर 1 है मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना। जी हाँ, हम क्या करते हैं एक साथ बहुत सारे काम करना शुरू कर देते हैं। अगर हम खाना खा रहे हैं तो उसके साथ हम मोबाइल में कोई ना कोई वीडियो देख रहे होते हैं या खाना खाते हुए हम टीवी देख रहे होते हैं, लेकिन हम सिर्फ खाना नहीं खा रहे होते हैं कभी भी। और अगर आप खाना खाते हुए कुछ सोच रहे हो, टीवी देख रहे हो या मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो तो उसकी वजह से आपकी एनर्जी डाइजेशन में भी लगती है और साथ में उस काम को करने में भी लगती है जो आप उसके साथ साथ कर रहे हो। इसके वजह से सीवियर एंजाइटी में लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होने लगती है, सांस लेने में तकलीफ भी होने लगती है। इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरा वीडियो देखते वक्त कुछ और काम कर रहे हो तो प्लीज़ पहले या तो उस काम को कर लीजिए या फिर मेरा वीडियो देख लीजिए। दोनों काम प्लीज़ आप साथ में मत करिए, इससे आपको कोई हेल्प नहीं होगी और एंजाइटी का लेवल भी बढ़ेगा। नॉर्मली हम ऐसा सोचते हैं कि हम खाना तो मुंह से खा रहे हैं और टीवी या मोबाइल आंखों से देख रहे हैं, तो ये मल्टीटास्किंग कहाँ हुई, लेकिन ये मल्टीटास्किंग है। आपका जो ब्रेन है वो एक टाइम पे एक ही काम को ठीक से परफॉर्म कर पाता है। आपका जो ब्रेन है वो आप कंपेयर कर सकते हो एक कंप्यूटर के साथ। जैसे आप कंप्यूटर में भी बहुत सारी फाइल्स एक साथ खोल लेते हो ना, तो क्या होता है उस पर लोड आने लगता है, कंप्यूटर या मोबाइल आपका हैंग होने लगता है अगर आपने बहुत सारे ऐप या बहुत सारी फाइल्स इकट्ठे खोल ली हैं उसमें। उसी तरीके से आपका ब्रेन भी वर्क करता है। अगर आप मल्टीटास्किंग करते हो तो ब्रेन ओवरलोड हो जाता है, उसके कारण ब्रीदिंग प्रॉब्लम, एंजाइटी या पैनिक की चीज़ें आपके साथ होती हैं और डाइजेशन भी आपका वीक होता है। अगर आपने महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि बुद्ध ने भी अपने टीचिंग्स में यही कहा है कि आपको लाइफ में मल्टीपल टास्क करने चाहिए, यानी कि बहुत सारे काम करने चाहिए लेकिन मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है एक समय पे एक से ज़्यादा काम आपको नहीं करने चाहिए। कई बार आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब आप खाना खाते वक्त किसी से बात कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं तो खाना आपके गले से उतारने में आपको प्रॉब्लम होती है, स्वेलो करने में प्रॉब्लम होती है। वो सब मल्टीटास्किंग का ही नतीजा है। दूसरा सॉल्यूशन मैं आपको ये दूंगी कि आप प्लीज़ न्यूज़ देखना टीवी पर या न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दीजिए।
अब आप बोलोगे कि मैम हम तो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप तो न्यूज़ पढ़ने के लिए मना कर रही हो। आपके एग्जाम का जो सिलेबस है ना, उसमें लिखा हुआ है क्लियरली करंट अफेयर्स। न्यूज़ आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, करंट अफेयर्स आपके सिलेबस का हिस्सा है, जिसको कि आप पढ़ सकते हो मंथली मैगजीन से या ईयरली मैगजीन से। मार्केट में बहुत सारी मैगजीन्स अवेलेबल हैं जिनका यूज़ करके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ज़्यादा फ़ायदे में आप रहोगे। बल्कि अगर आप न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हो या न्यूज़ चैनल्स बहुत ज़्यादा देखते हो, तो उस पर आपको पैनिक या एंग्जाइटी वाला मटेरियल ज़्यादा मिलेगा और स्टडी मटेरियल कम मिलेगा। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि न्यूज़पेपर में ज़्यादातर ऐसी न्यूज़ होती है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की नहीं होती हैं, लेकिन आपके दिमाग पे स्ट्रेस ज़रूर बढ़ा देती है, जैसे कि कोविड के नंबर्स हो गए। और न्यूज़ चैनल्स पे भी आपने एंकर को कुछ भी अच्छी चीज़ बताने की बजाय चिल्लाते हुए ज़्यादा सुना होगा, तो वो एंग्जाइटी बढ़ाने वाली चीज़ हो जाती है। इसलिए आप प्लीज़ इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करें और मैगजीन्स प्रेफर करें एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए। तीसरा सॉल्यूशन मैं आपको ये दूंगी कि जो भी ओवर थिंकिंग या जो भी थॉट्स आपके दिमाग में चल रहा है, उसको आप पेन पेपर लेकर बैठिए और पेपर पे लिख डालिए पूरा कि क्या चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही है। आप पेपर पे 2 सेक्शन बनाइए, एक सेक्शन में आप लिखिए वो चीज़ें जो आपको परेशान कर रही हैं और उसके सामने वाले सेक्शन में आप लिखिए वो चीज़ें जो उसका सोल्यूशन हो सकती है। अगर आपकी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है ना, तो उस प्रॉब्लम को आप वहीं पर कट कर दीजिए, क्योंकि सोचने से अगर उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकलता है तो फिर सोचने का फ़ायदा ही क्या हुआ, राइट? और जब आप दिमाग में थॉट्स चलाते हो ना, तो सारी चीज़ें उलझ जाती हैं आपस में, सॉल्यूशन और प्रॉब्लम दोनों उलझी हुई आपको महसूस होती है, आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है और एंग्जाइटी क्रिएट होती है। उसकी बजाय अगर आप पेपर पे अपनी प्रॉब्लम लिखना शुरू कर दोगे, तो आपके जो भी थॉट्स हैं वो आप ये पाओगे कि आपके सामने पेपर पे आ गए हैं। तो जब थॉट्स आपके अंदर से निकल कर बाहर आपके सामने पेपर पे आ जाते हैं, तो आधी प्रॉब्लम्स आपकी वहीं रिजॉल्व हो जाती है और एंग्जाइटी आपकी बहुत कंट्रोल हो जाती है। आप अपनी प्रॉब्लम्स को लिख भी सकते हो और मिरर के सामने खुद से बात करके भी अपनी प्रॉब्लम ठीक कर सकते हो। ये चीज़ ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, ना कि बैठ के सिर्फ ओवर थिंकिंग करना, जो कि आपके अंदर एंग्जाइटी क्रिएट करता है। अगला सॉल्यूशन मेरा फेवरेट सॉल्यूशन है। इस चीज़ को तो बस एक बार मैंने अप्लाई किया था और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला एंग्जाइटी में, तो मैंने बार बार इसको करना शुरू किया। इस सॉल्यूशन का नाम है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन थेरेपी। अगर आप चाहते हैं कि प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन पे मैं हिंदी में आपके लिए कोई वीडियो क्रिएट कर दूं, तो आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी। और अगर आप इंग्लिश प्रेफर करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन थेरेपी सीख सकते हैं और उसमें स्टेप बाय स्टेप गाइड किया गया है कि ये थेरेपी आपको कैसे अप्लाई करनी है खुद पर। एक्चुअली प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन में होता यह है कि आपके बॉडी के जो डिफरेंट मसल ग्रुप्स होते हैं उनको आपको स्क्वीज़ करना होता है, अंदर से दबाना होता है और उसके साथ एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करवाई जाती है। वो एक तरह का गाइडेड मेडिटेशन भी है और एक्सरसाइज भी है। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन करने का फ़ायदा ये होता है कि आपके बॉडी में जो भी एक्सेसिव एनर्जी होती है, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, वो रिलीज़ हो जाती है रिलैक्सेशन थेरेपी करने से और जो एंग्जाइटी या पैनिक आपके अंदर क्रिएट हो रहा है वो कंट्रोल हो जाता है। अगला सॉल्यूशन है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। अगर आप चाहते हैं कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन पे मैं एक वीडियो बना दूं, तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिए और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह के नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। माइंडफुलनेस मेडिटेशन में करना ये होता है कि आपको अपने आसपास की सारी चीज़ें और अपनी बॉडी, हर चीज़ को आपको बहुत ही डीपली ऑब्जर्व करना पड़ता है। अगर यूट्यूब पे आप डालोगे तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन के बहुत सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे और मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दूंगी माइंडफुलनेस मेडिटेशन का। और अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे सीखें माइंडफुलनेस मेडिटेशन, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिए, मैं आपके लिए वीडियो क्रिएट कर दूंगी। माइंडफुलनेस मेडिटेशन को अगर मैं सबसे सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ ना, तो ये होता है कि जब भी आप जो भी काम कर रहे हैं, अपना पूरा फोकस सिर्फ उसी काम को करने में लगाइए। अगर आप खाना खा रहे हैं तो माइंडफुली खाना खाइए, इधर उधर की चीज़ें सोचना, कुछ और देखना, किसी से बात करना, ये सब आप अवॉइड करिए। आपके खाने में जो जो भी स्पाइसेस हैं, जिस तरह का टेस्ट है, जो फ्लेवर है खाने का, वो सब आप फील करिए। ये चीज़ें एंग्जाइटी कंट्रोल करने में आपको बहुत मदद करती हैं। इसके अलावा अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो पेड़ पौधों को, फूलों को, हर चीज़ को, उनकी खुशबू को, सब चीज़ों को आप ऑब्जर्व करिए। जितना ज़्यादा आप अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करेंगे, उतनी ही आपकी एंग्जाइटी कंट्रोल में आती जाएगी और आप पाएंगे कि ब्रेन पर आपका कंट्रोल आने लगा है।
प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन या माइंडफुलनेस मेडिटेशन बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, इन पर एक ही वीडियो में सारी चर्चा मैं नहीं कर सकती, तो प्लीज़ अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। अगला सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी कंटेंट कंजम्पशन का। आप बिल्कुल ध्यान रखिए। इस सॉल्यूशन में आपको करना ये है कि जिस भी तरह के गाने आप सुनते हैं, जिस तरह की मूवीज़ आप देखते हैं, टीवी सीरियल्स आप देखते हैं, उसी तरीके से आपका ब्रेन रिएक्ट करने लगता है। आपने देखा भी होगा कि जब आप सैड सॉन्ग्स सुनते हैं या गज़ल सुनते हैं तो अगर आपका ब्रेकअप नहीं भी हुआ है ना, तो भी आप दुखी फील करने लगते हैं, रोने लगते हैं इनफैक्ट। और मूवीज़ में भी अगर आप कोई इमोशनल सीन देखते हैं तो आप वहीं पे रोना स्टार्ट कर देते हैं। आप ये भी नहीं सोचते हैं कि ये सिर्फ एक मूवी है। हमारा दिमाग इसी तरीके से काम करता है, हम उसे जो भी दिखाते हैं वो उस पर बिलीव करता है और वैसे ही रिएक्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर कोई पंजाबी म्यूज़िक या कोई बहुत चिल सॉन्ग आप सुन रहे हैं तो आपका दिमाग एक पॉजिटिव वाइब्रेशन वाले मोड में चला जाता है और आप खुश महसूस करते हैं। इसीलिए मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप जो भी देखते हैं, टीवी, मूवीज़, सीरियल्स या गाने, वो सभी आप कोशिश करिए कि आप पॉजिटिव चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें देखें, ताकि आपका ब्रेन एक अच्छे जोन में रहे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि मोटिवेशनल सॉन्ग्स भी एक हद तक ही सुनना चाहिए। तो हो सकता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है या हार्ट रेट है वो बढ़ने लगे। ये कोशिश करिए कि आप थोड़े शांत माहौल में ज़्यादा रहें। अगला सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी लाइफ की जो स्पीड है ना, उसको थोड़ा स्लो डाउन कर लीजिए प्लीज़। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो 5G का ज़माना है, अब तो 5G आने वाला है, इंटरनेट की स्पीड तो बढ़ने वाली है और आप हमें कह रही हो कि हमें अपनी लाइफ स्लो डाउन कर लेनी चाहिए। तो ये कैसा सजेशन हुआ? तो हाँ, एंग्जाइटी कंट्रोल करने के लिए हमें थोड़ा स्लो डाउन होने की ज़रूरत है। आपने देखा भी होगा कि जब आप इंटरनेट पे कोई वीडियो देख रहे होते हो तो उसकी स्पीड बढ़ा देते हो। ये भी एंग्जाइटी का ही एक नतीजा है। हम बहुत जल्दी में भाग रहे हैं, हमें लगता है कि हम बस इस वीडियो को ख़त्म करके कुछ इम्पॉर्टेंट काम करेंगे, लेकिन हम करते ये हैं कि वीडियो ख़त्म होने के बाद हम एक नया वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और उसको भी 2x की स्पीड पे देखना शुरू कर देते हैं। भागना नहीं है, प्लीज़ थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए। जितना फास्ट आप करोगे ना चीज़ों को, या जितनी मल्टीटास्किंग आप करोगे, एक टाइम पे आप बहुत सारे काम और जल्दी जल्दी चीज़ों को करने की कोशिश करते हो ना, उसी वजह से आपको एंग्जाइटी क्रिएट होती है। नेक्स्ट सॉल्यूशन है कि आपको रात को फ़ोन पे बात नहीं करनी है। कोशिश करना है कि आप नाइट कॉल्स को अवॉइड करें। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, या फिर ये होता है कि हम कहीं बाहर जॉब कर रहे होते हैं और हम रात को हमारे घर पे फ़ोन पे बात करते हैं पेरेंट्स के साथ या भाई बहनों के साथ। और होता ये है कि वो कॉन्वर्सेशन कहीं ना कहीं एक नेगेटिव कॉन्वर्सेशन में बदल जाती है। बात करते हुए हम भी रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के साथ हम कितने नेगेटिव बात कर रहे हैं, या सामने वाला अगर कोई नेगेटिव बात कर रहा है तो वो हमें इतना इम्पैक्ट कर जाती है वो चीज़ कि हम रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं। स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम हमें हो जाती है, नींद कम आने की दिक्कत हो जाती है और इस वजह से भी हमारी एंग्जाइटी बढ़ती है। फिर हम करते ये हैं कि आधी रात को उठकर सामने वाले पे गुस्सा निकालने के लिए लंबे मैसेजेस टाइप करते हैं और सेंड करते हैं। ये सारी चीज़ें एंग्जाइटी बढ़ाने का काम ही करती है। तो प्लीज़ जो लड़ाई झगड़े हैं या फ़ोन कॉल्स हैं या लंबे टेक्स्ट मैसेजेस हैं, इनको आप रात के समय इग्नोर करिए। मैं ये नहीं कहती कि अगर आप किसी से दूर रहते हैं तो फ़ोन पे बात करना बंद कर दीजिए। आप फ़ोन पर बात करिए, लेकिन कोशिश करिए कि नेगेटिव कॉन्वर्सेशन ना हो सके तो आप दिन के समय फ़ोन पर बात करिए, ताकि आपकी जो रात की नींद है वो अफेक्ट ना हो और एंग्जाइटी पे आपका कंट्रोल रहे। अगला सॉल्यूशन है, अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट या दवाइयों को अवॉइड करने के चक्कर में किसी भी बीमारी को बहुत लंबे टाइम तक सफ़र करते रहते हैं और उस वजह से भी हमें हेल्थ वाली एंग्जाइटी बढ़ जाती है। इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको देकर समझाऊंगी। मुझे एक तरह की एलर्जी हो गई थी कुछ टाइम पहले, जिसमें मुझे सुबह सुबह बहुत ज़्यादा छींकें आती थी। लेकिन मैंने ये किया कि बहुत सारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स अप्लाई करे, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स अप्लाई करे, लेकिन उससे मुझे आराम नहीं हो रहा था और मेरी जो बीमारी थी वो बहुत लंबे टाइम तक रह गई और मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट को बहुत ज़्यादा अवॉइड किया। उस वजह से भी मेरे एंग्जाइटी का लेवल बहुत बढ़ गया था। तो अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है और वो आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है तो कोशिश करिए कि आप डॉक्टर से मिलें। अगला मेरा सॉल्यूशन है स्पेशली लड़कियों के लिए, क्योंकि हमें पीरियड्स होते हैं हर महीने और उसके वजह से हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस भी होते हैं, हार्मोन्स ऊपर नीचे जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी एंग्जाइटी का लेवल भी बढ़ता है। तो मेक श्योर कि जब भी आपके पीरियड स्टार्ट होने वाले हैं उसके 7 दिन पहले और 7 दिन बाद तक आप अपने बिहेवियर को माइंडफुली देखें, ऑब्जर्व करें कि आप किस तरह के थॉट्स अपने दिमाग में प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं लोगों के साथ। थोड़ा सा माइंडफुल होकर अगर हम चलेंगे
तो हो सकता है कि ये जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम वाली चीज़ होती है उसको भी हम अवॉइड कर सकें, और पीरियड्स के समय जो हमें एंग्जाइटी होती है उसे कंट्रोल कर पाएंगे अगर हम उसे माइंडफुली देखना शुरू कर देंगे। इनफैक्ट मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, मैंने ये किया था कि मुझे पीएमएस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी थी और पीरियड्स में मुझे एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा फील होती थी। तो मैंने ये किया कि मैंने अपनी एक डायरी बनाई, एक नोटबुक बनाई, और उसमें मैं लिखती थी डेट वाइज कि मेरा पीरियड का जो पहला दिन है उससे लेकर आखिरी दिन तक, महीने के आखिरी दिन तक मुझे किस तरह का महसूस होता है। उससे मुझे ये पता चला कि एक पैटर्न होता है हमारे पीरियड्स के साइकिल में भी। स्टार्टिंग में हमें बड़ा एक्साइटेड फील होता है, खुश महसूस करते हैं, हम अच्छा महसूस करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम डिप्रेसिंग महसूस करने लगते हैं। तो ये मेरा पैटर्न था। अब मुझे पता चल गया है कि मेरे पीरियड्स के फर्स्ट या सेकेंड डे में अगर कोई मुझे उल्टा सीधा कुछ बोलता भी है तो मैं उसको नेग्लेक्ट कर देती हूँ, खुश रहने की कोशिश करती हूँ, एक्साइटेड फील करती हूँ, काम के प्रति बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। लेकिन जो बाद वाले दिन होते हैं उसमें मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग फील होता है। तो इस तरह का अगर आपके साथ भी होता है तो आप नोटिस करिए, नोटिस करने से आपको बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आपका जो ब्रेन होता है ना, वो एक बच्चे की तरह होता है। जो छोटा बच्चा होता है अगर वो शरारत कर रहा होता है तो अगर आप उसको घूर के देखते हो तो वो शरारत करना बंद कर देता है, राइट। उसी तरीके से आपका जो दिमाग है वो भी काम करता है। अगर आप उसको माइंडफुली ऑब्जर्व करोगे ना तो मेरी गारंटी है कि वो ज़्यादा उधम नहीं मचाएगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आपके कंट्रोल में रहेगी। अगला सॉल्यूशन आपको थोड़ा क्लीशे ज़रूर लगेगा, लेकिन ये बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, ज़रूरी है अगर आप एंग्जाइटी कंट्रोल करना चाहते हैं तो। सॉल्यूशन ये है कि आप अपना शेड्यूल प्लीज़ ठीक कर लीजिए। टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, ये बहुत ज़रूरी है। कोशिश करिए कि आपके आसपास ज़्यादा गंदगी ना रहे। जिन लोगों के कमरे बिखरे पड़े रहते हैं और बाथरूम बहुत गंदा होता है ना, उनको तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन में जाना ही जाना है। मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी, और जब मैंने इन चीज़ों को फिक्स किया तो मैंने ये पाया कि मेरी एंग्जाइटी बहुत हद तक कंट्रोल में आ गई थी। पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हमें ये कहते हैं ना कि सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए, टाइम पे उठना चाहिए, उससे उनका यही मतलब होता है कि हम अपना शेड्यूल थोड़ा ठीक कर लें। मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दो, नहीं, वो नहीं हो पाता है प्रैक्टिकली पॉसिबल, एटलीस्ट हमारे जनरेशन के लिए। हमारे लिए ये सोल्यूशन है कि आप 7 बजे ही उठो, लेकिन कम से कम आप ये ध्यान रख सकते हो कि आपके आसपास सफाई रहे। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा जल्दी उठ जाओगे ना तो आपको ये प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, या जो भी आप जिस भी एक्सरसाइज को आप फॉलो करते हैं वो करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। सो के ही 11-12 बजे उठोगे ना तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, फिर एंग्जाइटी का लेवल बढ़ा हुआ ही रहता है आपका दिन भर। क्योंकि आप ये पाते हो कि अरे अब तो दिन में टाइम ही बहुत कम बचा है, कम टाइम में हमें ज़्यादा काम करने हैं। और जब आपको कम टाइम में ज़्यादा काम करने पड़ते हैं ना तो आप मल्टीटास्किंग करते हो, चीज़ों को फास्ट करने की कोशिश करते हो, आपका एक्सरसाइज या मेडिटेशन का रूटीन भी ख़त्म हो जाता है, और उसी वजह से आपके एंग्जाइटी का लेवल बढ़ जाता है। अगला सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करिए, किस तरीके से आप सांस लेते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दो या आप जल्दी जल्दी सांस लो, है ना। लेकिन आपको करना क्या है, जो भी आपका नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है ना उसको बस आप ऑब्जर्व करो। आप अगर अपने ब्रीदिंग को देखना शुरू कर दोगे ना कि आप सांस अंदर कैसे लेते हो, कितना स्पीडली बाहर जाती है आपकी सांस, आप उसे ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे ना तो आप ये पाओगे कि आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो नॉर्मल होता चला जाएगा, सिर्फ ऑब्जर्व करने से ही। आपको उस पर कोई काम नहीं करना है। आप जब ऑब्जर्व करोगे तभी आप ये रियलाइज़ करोगे कि डीप ब्रीदिंग कितनी अच्छा फील करा रही है आपको। फील करें अपनी ब्रीदिंग को। जब आप सांस लेते हैं तो नाक के आपके बाहरी हिस्से पर आपको कुछ ठंडापन महसूस होता है, और जब सांस आप बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो आप महसूस करते हैं कि नाक के इस हिस्से पर आपको गर्म महसूस होता है। इस चीज़ को जब आप शांति से ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे ना तो आपकी एंग्जाइटी का लेवल बहुत कम हो जाएगा। इसके अलावा ब्रीदिंग का एक और पैटर्न आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे, न्यूबॉर्न बेबीज़ जब सोते हैं तो उनका जो बेली होता है, जो पेट वाला हिस्सा होता है, वो अप एंड डाउन जाता है, ऊपर नीचे जाता है, क्योंकि वो पेट से सांस ले रहे होते हैं। और जैसे जैसे लाइफ में हम बड़े होते चले जाते हैं ना तो स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जाता है और हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो ख़राब होता जाता है। हम पेट की बजाय ऊपर से सांस लेना शुरू कर देते हैं, फेफड़ों से, उसके बाद गले से, फिर नाक से सांस लेना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण हमारी एंग्जाइटी बढ़ती है। आपको ये करना है कि 3 to 5 सेकेंड्स तक अपनी सांस अंदर लेनी है, 3 to 5 सेकेंड्स तक उसको होल्ड करके रखना है, और 3 to 5 सेकेंड्स तक आपको उसे बाहर एक्सहेल करना है, यानी कि रिलीज़ करना है सांस को। अगला सॉल्यूशन है
कि आप बाहर का जो खाना है, स्पाइसी खाना, यहाँ तक कि बाहर का खाना ही नहीं, कभी कभी हम घर में भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं या बहुत ज़्यादा शुगर वाला खाना खाते हैं, शक्कर वाला। तो वो चीज़ें आप अवॉइड करिए, क्योंकि शक्कर या बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला या बहुत ज़्यादा ऑयली खाना, ये सब भी एंग्जाइटी का लेवल बढ़ाता है। तो आप कोशिश करिए, अगर आप एंग्जाइटी फ्री होना चाहते हैं ना, तो इतना एफर्ट तो करना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे और थोड़ा सा लेमन टी या ग्रीन टी पीना शुरू करेंगे, तो आपके एंग्जाइटी का लेवल डाउन करने में बहुत मदद करेगा ये। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब आप स्पाइसी खाना खाते हो तो आपका ब्लड प्रेशर आपको बहुत बढ़ा हुआ महसूस होता है, हार्ट रेट आपकी बढ़ने लगती है। यही आपके एंग्जाइटी का कारण होता है। तो स्पाइसी खाने को आप थोड़ा सा अवॉइड करिए। मैं ये नहीं कहती कि आप ये सब बंद कर दो, आप स्पाइसी खाना भी खाओ, शक्कर भी खाओ, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। एक्सट्रीम में तो अगर हम कुछ भी करेंगे ना, तो वो हमारे लिए बुरा ही साबित होगा। और ग्रीन टी और लेमन टी अगर आप डेली नहीं भी पी सकते, तो कोशिश करिए कि विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स होते हैं वो आप कंज्यूम करें। जैसे कि संतरा हो गया, जैसे कि एप्पल हो गया, ये सारे फ्रूट्स आप लीजिए अपने डाइट में। आखिरी सॉल्यूशन मैं आपको ये दूंगी कि अपने फैमिली के लोगों के साथ प्लीज़ डिस्कस करिए। अगर आपको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है तो अकेले अकेले फेस करने से कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। कोशिश करिए कि आपके फैमिली में कम से कम एक मेंबर ऐसा हो जिससे आपकी प्रॉब्लम के बारे में पूरे तरीके से पता हो, और कोशिश करिए कि आप उस व्यक्ति के साथ थोड़ा सा इमोशनल बॉन्ड बनाएं, किसी भी अपने फैमिली मेम्बर के साथ या फ्रेंड के साथ। कोशिश करें कि फ्रेंड ना हो, फैमिली मेम्बर ही हो, क्योंकि फ्रेंड्स की एक लिमिटेशन होती है आपके बारे में अच्छा सोचने की, लेकिन फैमिली की आपके बारे में अच्छा सोचने की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। वो आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे। और कभी कभी ये भी होता है कि सिर्फ एक जादू की झप्पी जो होती है ना, सिर्फ एक हग जो होता है अपने फैमिली मेम्बर का, वो भी आपको बहुत एंग्जाइटी से रिलीव करने में मदद करता है। इमोशनल कनेक्शन, एक बॉन्ड ज़रूर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बनाएं, ताकि जो बुरा वक्त है उसमें आप अकेला अपने आप को महसूस ना करें। लास्ट में मैं आपको ये कहूँगी कि अगर ये सारे सॉल्यूशंस अप्लाई करने के बाद भी आराम नहीं मिलता है ना, तो भी इट्स ओके। समटाइम्स इट्स ओके टू फील बैड। ठीक है, टाइम ही आपको हील कर सकता है। हो सकता है कि टाइम ही आपकी दवाई हो, कोई और चीज़ अप्लाई करके ठीक नहीं होते हैं कभी कभी। तो ज़रूरी नहीं है कि हम ज़बरदस्ती खुद को अच्छा फील कराने की कोशिश करें। ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं ना अपनी फीलिंग। अभी ठीक नहीं है तो हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा। जैसे अच्छा वक्त भी हमेशा नहीं रहता है, एक टाइम के बाद चला जाता है ना वो भी। तो बुरा हमेशा कैसे रह सकता है? हो सकता है सिर्फ ये इतना इतना फेज़ ही है अपने लाइफ का, जो हम देख पा रहे हैं, जो हम जूम इन करके देख रहे हैं, हमें बहुत बड़ा लग रहा है। कभी कभी चीज़ें देखने में बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन होती बहुत छोटी हैं वो। हो सकता है कि जो चीज़ें आपके लिए आज बहुत बड़ी डील है, 2-4 साल के बाद आपको कोई याद भी कराएगा ना वो परेशानी, तो भी आप इतना भूल चुके होगे। क्योंकि ह्यूमन नेचर होता है, हम बहुत लंबे समय तक चीज़ों को ध्यान नहीं रख सकते हैं, याद नहीं रख सकते हैं। तो जैसे आप अच्छे चीज़ों को भूल जाते हो ना, वैसे ही बुरी चीज़ को, बुरे वक्त को भी आप एक वक्त पे भूल जाओगे। ठीक हो जाएगा, और नहीं होगा ना तो हम कर लेंगे।